दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना से निपटने के लिए कोरोनिल नाम से इम्यूनिटी बूस्टर दवा लॉन्च कर चुकी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने अब एक नई दवा पेश कर दी है। बाबा रामदेव का कहना है कि यह दवा WHO द्वारा सर्टिफाइड है। इस दवा का नाम भी कोरोनिल टैबलेट ही है। पतंजलि का कहना है कि इस दवा से दुनिया के 158 देशों को कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। इससे पहले पतंजलि की ओर से बीते साल जून में कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च करने का दावा किया था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद पतंजलि ने कहा था कि यह दवा कोरोना को खत्म करने का दावा नहीं करती है, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। यह दवा की लॉन्चिंग के साथ ही इस दौरान एक रिसर्च पेपर भी जारी किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। यह पतंजलि आयुर्वेद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दवा को 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। यह पतंजलि का कहना है कि इन दवाओं से न सिर्फ इम्यूनिटी मजबूत होगी बल्कि कोरोना को भी खत्म किया जा सकेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर पतंजलि ने रिसर्च पेपर का विमोचन करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पतंजलि और केंद्र सरकार का एक ही सपना है कि नई तकनीक के आधार पर आयुर्वेद को स्थापना किया जा सके। दोस्तों हमारा एक घर हो, यह सपना हम सभी देखते हैं। जी हां, सरकार से लेकर बिल्डरों तक का जोर है कि हमारा सपना पूरा हो, लेकिन घर बनाने की सपनों की कीमतों में लगातार वृद्धि से अपना घर का ख्वाब हकीकत से और दूर होता जा रहा है। जी हां, महज 4-5 महीने में ही महंगाई ने निर्माण क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदल डाली है। जी हां, भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कई कारण हैं। लॉकडाउन के बाद भी मजदूरों और कच्चे माल की कमी के कारण फैक्ट्रियों में पूरी क्षमता से काम नहीं हो पाया। जी हां, इससे खपत और फिर आपूर्ति में अंतर आ गया। लोहा और सीमेंट कंपनियों पर मिलीभगत करके मूल्य वृद्धि का आरोप लगा। जी हां, फरवरी में ही बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से इसके विरोध में एक दिन का काम बंद रखा गया। गिट्टी और बालू में राज्य सरकार की ओर से माइनिंग चालान की दर में भी वृद्धि की गई है, जिससे घर बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दोस्तों मुंबई, गुजरात, केरल और हरियाणा में कोरोना का ग्राफ बढ़ने के बाद एक बार फिर से बिहार के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। जी पिछले कुछ दिनों में ज्यादा संख्या में नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से वहां कोरोना के दूसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। जी ये लहर बिहार और फिर पटना के लिए भी खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, हरियाणा और केरल में ये दूसरी लहर तब से बढ़ रही है जब वहां लॉकडाउन संबंधित नियमों में कुछ छूट दी गई है। मुंबई में लोकल ट्रेनों के चलने और उसमें भारी भीड़ और यात्रियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को भी संक्रमण फैलाने का कारण बताया जा रहा है। दोस्तों तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच आज शनिवार को दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन 87वें दिन में प्रवेश कर गया। यह दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में जमा हैं और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं दिल्ली से सटे सिंगू और फिर टिकरी बॉर्डर पर जहां युवा धरना प्रदर्शन से दूर बनाने लगे हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। केडीबी संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जब बृहस्पतिवार को एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने रेल रोकने की घोषणा कर रखी थी और दूसरी तरफ यूपी गेट धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी और फिर कम हो गए। मंच के सामने ही कुछ प्रदर्शनकारी बैठे रहे, जबकि उनके अधिकांश पंडाल खाली दिखाई दिए। शाम होते होते प्रदर्शनकारियों की संख्या और कम हो गई। वहीं शाम को ईंधन के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर साथ लेकर पैदल मार्च निकाला और धरना स्थल पर विरोध जताया। 28 नवंबर को जब प्रदर्शनकारी कृषि किसानों के विरोध में यूपी गेट पर धरना पर बैठे थे तो उनकी संख्या ठीक ठाक थी। यह जानकारी के मुताबिक पिछले महीने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार घट रही है। जी हां, घटनास्थल पर लगाए गए पंडाल खाली हो गए हैं और मंच के सामने भी भीड़ कम होने लगी है। बृहस्पतिवार को प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद किसान लगातार प्रदर्शन स्थल छोड़कर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई के दौरान किसानों की संख्या में और कमी आएगी, क्योंकि कोई भी अपना आर्थिक नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में गए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने खरकपुनिया गांव और बाल्समंद में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए फिर से वही बात दोहराया कि जब तक एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनाया जाता है तथा तीनों कृषि कानूनों को वापसी नहीं होती है, तब तक किसान की घर वापसी नहीं होगी। जहां राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार कह रही है कि 2 माह में अपने आप कृषि कानून विरोधी आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान तो फसल काटने के लिए अपना गांव चला जाएगा। यह सरकार किसी भी भ्रम में ना रहे, किसान को चाहे अपनी खरीफ फसलों में आग लगानी पड़े, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़े, पर आंदोलन समाप्त नहीं होगी। दोस्तों, पेट्रोल डीजल पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देने की पैरवी करते हैं। जहां लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल शुरू करें, इसके पहले उन्होंने सरकार के विभागों में ही ई व्हीकल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया है। जी हां, साथ ही हो सकता है कि आने वाले वक्त में एलपीजी गैस सिलेंडर की जगह आपको इंडक्शन कुकिंग पर सरकार सब्सिडी दे। उन्होंने इस पर सरकार से विचार करने के लिए कहा है। नितिन गडकरी ने प्रस्ताव दिया है कि सभी मंत्रालय और विभागों के सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने सरकार को भी सुझाव दिया है कि घरों में इस्तेमाल के लिए कुकिंग गैस के लिए जो मदद दी जाती है, उसकी जगह इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस खरीदने पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त बचा हुआ है। जी हां, ऐसे में सूबे की सियासत सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल अपने सियासी सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, तो नेता अपने सियासी भविष्य के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे में आयाराम और गयाराम का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। जी हां, सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सत्ताहीन है, यानी कि सत्ता पर काबिज है, लेकिन दल बदल करने वाले नेताओं का राजनीतिक ठिकाना और पहली पसंद समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से करीब 2 दर्जन से ज्यादा बसपा नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहकर सपा का दामन थाम लिया, तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस का हाथ जोड़कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवाल हो चुके हैं। जी हां, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मुकाबले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर गैर बीजेपी नेता ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। दोस्तों, पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा की हार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। जी उन्होंने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कहा है कि पंजाब में अभी तक अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था, इसीलिए हमारा रोल लिमिटेड था, पर अब पंजाब में हमारा रोल बड़ा होगा। जी अमित शाह ने कहा है कि यह काम कोई रातों रात का नहीं होता है। जी चुनाव के नतीजों को इसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस बीच उन्होंने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और अन्य राज्यों में अपनी चुनावी जीत के बारे में बताया और कहा कि पंजाब में हम पार्टी को और भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों को मनाएंगे। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में एक अजीबोगरीब बच्चे का जन्म हुआ है। जहां एक बार तो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मी भी उसे देखकर डर गए। विचित्र बच्चे के जन्म लेने की सूचना फैलते ही अस्पताल में उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। जी हां, मामला गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल अस्पताल में गुरुवार का है। हालांकि जन्म के कुछ देर बाद ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। जी हां, बिहार में इस तरीके के केस सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज जिले के साहिबा चक्र गांव के चुनचुन यादव की पत्नी ने अजीबोगरीब बच्चे को जन्म दिया। हालांकि बच्चा 3 घंटे ही जीवित रहा, लेकिन इस बीच नवजात को देखकर प्रसूति कक्ष के डॉक्टर और अन्य नर्सिंग स्टाफ भी हैरान रह गए। दरअसल बच्चे की त्वचा पर सफेद रंग का आवरण और दोनों आंखें सुर्ख और बड़ी बड़ी थी। जी जबड़े में भी वयस्क जैसे दांत थे। आपको बता दें कि विचित्र बच्चों का जन्म आखिर होता क्यों है, तो डॉक्टरों ने बताया कि 10 लाख बच्चों में से एक ऐसा होता है। जी हां, माँ बाप के जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसे बच्चों का जन्म होता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चा ज्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रह पाता है। जी हां, उनकी अधिकतम 7 दिन की आयु मानी जाती है, लेकिन गोपालगंज में जो बच्चा हुआ है वह मात्र 3 घंटे ही जीवित रहे। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच आज योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द पेट्रोल का दाम कम कर देना चाहिए। जी उन्होंने कहा है कि सरकार को देश चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, वहीं सरकार को लोगों का भी सोचना चाहिए कि उनकी बीपी नहीं बढ़े। जी ये सरकार संवेदनशील सरकार है, सरकार जल्द इस पर विचार करेगी।
दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से तनातनी जारी है। अब दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। अब जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया का निर्णायक चरण चल रहा है और जल्द ही पूरा होने के करीब है, तो चीन ने भी पहली बार माना है कि गलवान घाटी में हुए झड़प में उसके सैनिक भी मारे गए। चीन के साथ झड़प के दौरान मारे गए अपने 5 सैनिकों की जानकारी साझा की है, जहां इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, झारखंड में पिछले 1 महीने से सरकार के ताबड़तोड़ फैसले से राज्य की जनता की उम्मीद परवान चढ़ रही है। जहां नौकरियों पर अपने वादे पूरे करने के प्रति गंभीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम निर्णयों के जरिए जनता में यह भरोसा पैदा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि गठबंधन सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जनता से जो वादा किए थे वह उन्हें हर हाल में पूरा करके रहेंगे। जी हां, दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना का मामला हो या फिर 80,000 महिला रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का, या फिर लंबे समय से मांग कर रहे केवट, मल्ला, निषाद और चाय जातियों के अनुसूचित जाति का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का हो, इन सभी फैसलों के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार जनता के सुख दर्द को करीब से समझती है। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ गई है। वैसे भी हेमंत सरकार घोषणा कर चुके हैं कि वर्ष 2021 नौकरियों का साल होगा। दोस्तों, इस बार क्या आपको लगता है कि आगामी केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी? जी हां, क्योंकि मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, केरल विधानसभा चुनाव से पहले 21 फरवरी को कासरगोड़ा में भाजपा की विजय यात्रा के मौके पर श्रीधरन पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जी हां, श्रीधरन ने कहा है कि वे भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। इससे पहले ई श्रीधरन ने कहा है कि केरल में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए लक्ष्य के साथ राजनीतिक मैदान में प्रवेश कर रहा हूं, राज्य के हित के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि केरल में भाजपा के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए मैं तैयार हूं। श्रीधरन ने आगे कहा कि अगर भाजपा केरल में विधानसभा चुनाव जीतती है तो राज्य को कर्ज के जाल से निकालेंगे और आधारभूत संरचना विकास करने पर ध्यान देगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि 19 फरवरी 2021 को विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जहां कोरोना संक्रमण के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी भी सफलता और असफलता भविष्य तय नहीं करती है। जी पीएम मोदी ने कहा कि जैसा सोचा वैसा परिणाम मिले, ऐसे में जैसा सोचा वैसा परिणाम ना मिले, लेकिन तब भी फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए। वह हमारे लिए सबसे संकट का समय है। नया करने का रिस्क लेने और फिर आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा, तब तक मुझे देश के भविष्य को लेकर चिंता नहीं रहेगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी से जल्द तलाक लेने वाले हैं। इसके लिए उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला के तलाक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। इसका कारण है कि उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई को लेकर सहमत नहीं हो रही है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि दोनों लोग जो दूर प्रदेशों में रह रहे हैं, ऐसे सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। लेकिन इस मामले में पायल अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई को लेकर सहमत नहीं हो रही है। जी ऐसे में कोर्ट में यह मामला बीते 1 साल से लंबित पड़ा हुआ है, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।